हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे। जैसे आपको पता होगा कि डेली संडे यहाँ पे टेस्ट लिया जाता है। जो एक हफ्ते की पढ़ाई होती है उसी का टेस्ट लिया जाता है। तो इसमें टोटल 30 प्रश्न है। तो 30 प्रश्न को आप शुरू से अंत तक देखिए और जितना आपका सही हो आप हमें लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको आप ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और ये 30 प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न ही काफी महत्वपूर्ण है। लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये 30 जितने भी प्रश्न हैं हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ पे देखिए लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? ए ऑप्शन है लौह ऑक्साइड, बी ऑप्शन है लौह कार्बोनेट, सी ऑप्शन है लौह सल्फेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके लौह ऑक्साइड बनाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है। लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ए ऑप्शन है मिट्टी, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है पानी, डी ऑप्शन है यहाँ पे कांच। तो यहाँ पे देखिए लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जो मिट्टी होता है उसका प्रयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है। फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है P4, बी ऑप्शन है P2, सी ऑप्शन है P5, डी ऑप्शन है P। तो यहाँ पे बताना है कि फास्फोरस का अणु सूत्र क्या होता है। तो जो फास्फोरस होता है उसका अणु सूत्र क्या होता है, P4 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ये भी प्रश्न आता है कि कौन सा फास्फोरस सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी सबसे अधिक ज्वलनशील होता है। तो जो श्वेत फास्फोरस होता है, जिसे हम लोग पीला फास्फोरस भी बोलते हैं, वे फास्फोरस काफी अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। तो जीवन के लिए खतरनाक भी होते हैं वो फास्फोरस। और फास्फोरस को हमेशा पानी में डुबा के रखा जाता है और जो सोडियम होता है उसको केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है किण्वन, बी ऑप्शन है बौनापन, सी ऑप्शन है जाइगोट, डी ऑप्शन है यहाँ पे मधुमेह। तो यहाँ पे बताना है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और एक भी प्रश्न आप छोड़िएगा मत, शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। और लास्ट में एक होमवर्क प्रश्न है, उसका भी जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है N2O, बी ऑप्शन है यहाँ पे N2, सी ऑप्शन है यहाँ पे SO2, डी ऑप्शन है यहाँ पे O2। तो यहाँ पे बताना है कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये होता है N2O, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लाफिंग गैस किसी को लग जाए तो वो आदमी हंसने लगता है, इसीलिए इसे लाफिंग गैस बोला जाता है। और पूछ लेता है परीक्षा में कि लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O होता है। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे प्रकाश की चाल कितनी होती है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। ए ऑप्शन है 3 × 10⁻⁷ kg/s, बी ऑप्शन है यहाँ पे 3 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ पे सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे डी ऑप्शन है यहाँ पे 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे बताना है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जिसे हम लोग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड भी कहते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे
अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्यों में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है यहाँ पे श्वसन, बी ऑप्शन है यहाँ पे श्वासोश्वास, सी ऑप्शन है यहाँ पे निःश्वासन, डी ऑप्शन है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य सांस लेने और छोड़ने के जो सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे श्वासोश्वास बोला जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास यानी ऑक्सीजन उस पदार्थ से बाहर निकलना। तो यहाँ पे प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन निकले तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है यहाँ पे उपचयन, बी ऑप्शन है यहाँ पे अपचयन, सी ऑप्शन है यहाँ पे संक्षारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, ये एक पदार्थ है, अगर इसमें से यहाँ पे O2 बाहर निकले, O2 यहां से बाहर निकले तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किसी पदार्थ में, बाहर से आके ऑक्सीजन इसमें जुटे तो उसे हम लोग कौन अभिक्रिया बोलते हैं? तो उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो वो उपचयन होगा, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकलेगा बाहर तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? अपचयन बोलेंगे। तो साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर, यदि आपतन कोण 60 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री होता है तो परावर्तन कोण कितने डिग्री का होगा? ए ऑप्शन है 60 डिग्री, बी ऑप्शन है 45 डिग्री, सी ऑप्शन है 20 डिग्री, डी ऑप्शन है यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री होगा तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री का होगा, क्योंकि यहाँ पे नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। अगर आपतन कोण मान लीजिए कि 20 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना डिग्री का होगा? 20 डिग्री का, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आपतन कोण 60 डिग्री दिया है तो परावर्तन कोण भी 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ए ऑप्शन है लाइपेज, बी ऑप्शन है गैस्ट्रिन, सी ऑप्शन है टाइलिन, डी ऑप्शन है यहाँ पे पेप्सिन। तो यहाँ पे बताना है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे हम कल ही परसों आपको बताए हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है यहाँ पे जयप्रकाश नारायण, डी ऑप्शन है यहाँ पे मदन मोहन मालवीय। तो जितने हम क्लास कराते हैं उससे जब एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा बोर्ड परीक्षा में, जो भी हम प्रश्न कराते हैं वही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम हूबहू। तो आप लोग जो हम प्रश्न कराते हैं तो उसे आप लोग लिखिए नोटबुक पे और उसे याद कर लीजिए और उसका रिवीजन करते रहिए, तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। एक भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बाहर के नहीं आएंगे, इसी सब वीडियो में से आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह कथन किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर देखिए, श्रीलंका कब आजाद हुआ? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। ए ऑप्शन है 1947, बी ऑप्शन है 1948, यहाँ पे सी ऑप्शन है 1938, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1950। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि श्रीलंका कब आजाद हुआ। तो भारत 1947 में आजाद हुआ और एक साल के बाद यहाँ पे 1948 में श्रीलंका भी क्या हो गया? आजाद हो गया। तो श्रीलंका आजाद हुआ 1948 में और भारत कब आजाद हुआ? तो 1947 में। तो यहाँ पे श्रीलंका पूछ रहे हैं, तो श्रीलंका कब आजाद हुआ था? तो यहाँ पे 1948 में यहाँ पे श्रीलंका आजाद हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे 13 नंबर देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है दास कैपिटल को, बी ऑप्शन है वार एंड पीस को, सी ऑप्शन है स्पार्क को, डी ऑप्शन है यहाँ में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ए ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है यहाँ पे 14 अप्रैल 1918, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अप्रैल 1920, डी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पे बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न है, अमेरिका का खोज किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अमेरिका का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है मैगलन, बी ऑप्शन है यहाँ पे वास्को डी गम्बा, सी ऑप्शन है यहाँ पे कोलंबस, डी ऑप्शन है यहाँ पे हेनरी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अमेरिका का खोज किसने किया था। तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया था। इसमें एक और प्रश्न आता है कि यहाँ पे कि भारत का खोज किसने किया। अमेरिका का तो खोज कोलंबस ने किया, तो भारत का खोज किसने किया था। तो भारत का खोज वास्को डी गम्बा ने किया था। तो अगर पूछे कि भारत का खोज किसने किया था तो वास्को डी गम्बा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि अमेरिका का खोज किसने किया है, तो ये कोलंबस ने किया है। तो साथ में ये दोनों प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देख लीजिए 16 नंबर प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ है उनके लेखक कौन है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन है राजा मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, डी ऑप्शन है यहाँ पे भीमराव अंबेडकर। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पे वो भीमराव अंबेडकर जी हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 17 नंबर देखिए, जारशाही कहाँ थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जारशाही कहाँ थी। ए ऑप्शन है रूस में, बी ऑप्शन है फ्रांस में, सी ऑप्शन है नेपाल में, डी ऑप्शन है चीन में। तो यहाँ पे बताना है कि जारशाही कहाँ थी। तो जारशाही कहाँ थी, रूस थी। रूस के राजा को क्या बोला जाता था, जार बोला जाता था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो को साथ में लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है, बहादुर लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर था वो लेखक का घर छोड़ के क्यों भाग गया। ए ऑप्शन है चोरी का आरोप लगने पर, बी ऑप्शन है खाना नहीं मिलने पर, सी ऑप्शन है यहाँ पे बहुत काम करना पड़ता था, डी ऑप्शन है यहाँ पे गाय चराना पड़ता था। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहादुर लेखक का घर छोड़ के क्यों भाग गया, क्योंकि उस पे चोरी का आरोप लग गया। और जो बहादुर था वो कर्मठ और ईमानदार था, ये बात वो सहन नहीं कर पाया और लेखक का घर बहादुर ने क्या कर दिया, छोड़ दिया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। ए ऑप्शन है ईद, बी ऑप्शन है बकरीद, सी ऑप्शन है मुहर्रम, डी ऑप्शन है चुहल्लुम। तो यहाँ पे बताना है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ मुस्लिम पर्व कौन जुड़ा है। मुस्लिम पर्व तो ये मुहर्रम जो है वो जुड़ा है बिस्मिल्लाह खां के शहनाई के साथ, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है, ला शत्रुज क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो ला शत्रुज है वो क्या था। ए ऑप्शन है नगर, बी ऑप्शन है यहाँ पे गांव, सी ऑप्शन है ईसाई मठ, डी ऑप्शन है महाविद्यालय। तो यहाँ पे देखिए जो ला शत्रुज था वो क्या था, एक ईसाई मठ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे रेड कलर का बटन है और सब्सक्राइब करते हैं ऐसे एक बेल आइकन आता है, उसको आप ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें या लाइव सेशन ले तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके और सबसे पहले उस वीडियो को आप देखें। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता था। जो लेखक थे वो अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे। ए ऑप्शन है खिलौने, बी ऑप्शन है किताब, सी ऑप्शन है पैसे, डी ऑप्शन है यहाँ पे मछली। तो जो लेखक थे वो अपने पिता से क्या मांगना चाहते थे, तो मछली मांगना चाहते थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग है
वो किसकी रचना है? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, सी ऑप्शन है यहाँ पे महात्मा गांधी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सरदार पटेल। तो यहाँ पे बताना है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किनकी रचना है, तो ये महात्मा गांधी जी का है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। ए ऑप्शन है गंगा नदी, बी ऑप्शन है यहाँ पे यमुना नदी, सी ऑप्शन है यहाँ पे देवी नदी, डी ऑप्शन है यहाँ पे सरस्वती नदी। तो किस नदी के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो जो देवी नदी था उसके नीचे यहाँ पे लक्ष्मी का घर था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर, शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है क्षमा, बी ऑप्शन है आलस्य, सी ऑप्शन है क्रोध, डी ऑप्शन है लोभ। तो यहाँ पे बताना है कि शरीर का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है, तो शरीर का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 25 नंबर देखिए, संस्कृत से सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सत्य का पाठ किस पात्र से ढका हुआ है। ए ऑप्शन है यहाँ पे देखिए हिरण्मय पात्र से, बी ऑप्शन है मृण्मय पात्र से, सी ऑप्शन है यहाँ पे रजतमय पात्र से, डी ऑप्शन है यहाँ पे ताम्रमय पात्र से। तो यहाँ पे बताना है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है, तो सत्य का पात्र हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को साथ में यहाँ पे लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर, यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? यहाँ पे बताना है कि जो यज्ञवल्क्य थे वो आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिए थे। ए ऑप्शन है मैत्रेयी को, बी ऑप्शन है गर्गी को, सी ऑप्शन है सुलभा को, डी ऑप्शन है राजकुमारी को। तो यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्वों की शिक्षा किससे दिए थे, तो मैत्रेयी को दिए थे। और मैत्रेयी कौन थी, तो उनकी पत्नी थी यज्ञवल्क्य की, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर है यहाँ पे प्रश्न कि एपी 3, 7, 11 और यहाँ पे है 15 है, तो यहाँ पे ए और डी निकाले। ये एक एपी दिया है और बोल रहा है इसका ए निकाल दीजिए और डी निकाल दीजिए। तो हम इसको कैसे निकालेंगे? ए क्या है, तो ए यहाँ पे देखिए प्रथम पद है, और डी क्या है, तो डी क्या होता है यहाँ पे सार्व अंतर होता है डी। सार्व अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, डी। और सार्व अंतर क्या होता है, तो दो पदों का क्या होता है, अंतर होता है। और ए क्या होता है, प्रथम पद होता है। जो एपी का पहला पद होता है उसे ही हम लोग प्रथम पद बोलते हैं, और उसको किससे सूचित करते हैं, ए से, यानी ए का मान यहाँ पे कितना निकल गया 3। अब यहाँ पे देखिए डी का मान निकालना है, तो डी कैसे निकाला जाता है, ये दो पदों का अंतर होता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, दूसरे पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे कितना है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7, और इसमें से घटाना क्या है, पहला पद। तो पहला पद कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो डी 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 4, और ए का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा 3। तो ए का मान यहाँ पे 3 देखिए, और डी का मान यहाँ पे 4 है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर देखिए, दो संख्याओं का मौसा 25 और लसा यहाँ पे 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात होगा। यहाँ पे बताना है कि दो संख्याओं का मौसा 25 है और लसा 50 है, तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे देखिए संख्याओं का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे संख्याओं का यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यहाँ पे एलसीएम गुणे यहाँ पे क्या होता है एचसीएफ, यानी लसा और गुणे क्या होता है मौसा। तो दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल किसके बराबर होता है, लसा और मौसा। तो यही हमसे पूछ रहा है कि संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लसा और मौसा को क्या कर दीजिए, आपस में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए लसा कितना दिया है 50, तो यहाँ पे लसा की जगह पे हम लोग 50 रख देंगे। और यहाँ पे एचसीएफ का मतलब होता है मौसा, मौसा कितना दिया है यहाँ पे 25 दिया है। अब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1250 आ जाएगा, यानी दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे कितना आ जाएगा 1250, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर देखिए, किसके गीत देवता भी गाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है भारत की, बी ऑप्शन है यूनान की, सी ऑप्शन है यूरोप की, डी ऑप्शन है यहाँ पे पाकिस्तान की। तो किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो जो भारत देश है अपना उसका गीत देवता भी गाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे।
अगला प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर देखिए, यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है? ए ऑप्शन है मनुष्य के द्वारा, बी ऑप्शन है वीरों के द्वारा, सी ऑप्शन है परमताओं के द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे दानव के द्वारा। तो यहाँ पे बताना है कि यह संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संसार परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास प्लीज इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, निम्न में से कौन भाज्य संख्या है? तो इसमें से आपको पहचानना है कि कौन भाज्य संख्या है। तो आप लोग ए बी सी ऐसे आप लोग कमेंट मत कीजिएगा, आप लोग को पूरा लिखना है, 13 है कि 17 है कि 19 है कि 20 है, इसमें से कोई एक सही है। और जो आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट में क्या कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। स्टडी ग्रुप में चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड बाय।